तो इस वीडियो में अब हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट पैरेलल मीडियम। अगर ये मेरे पास अलग अलग मीडियम्स हैं और ये पैरेलल हैं तो इस केस में रिफ्रैक्शन में कोई फॉर्मूला निकल के आएगा क्या, कोई रिलेशन निकल कर आएगा क्या, इसको कंक्लूड कैसे करें, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो क्या उनका सॉल्यूशन होता है हमारे पास। और साथ में जब हम इसको करेंगे तो हमें मिलेगा रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो लेंस मेकर और आगे जाके बहुत सारी चीज़ों में बहुत यूज होने वाला है। तो इसीलिए बहुत फोकस के साथ चलते बढ़ते हैं एक और जर्नी की तरफ बाबा जी के साथ। तो ये हमारे पास हैं कुछ मीडियम्स, ये हमारे पास फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम, ये थर्ड मीडियम, और वापस से अपन फर्स्ट मीडियम में जा रहे हैं। ध्यान ये रखना कि ये सबके सब पैरेलल हैं। अब यहां से ये रे इंसिडेंट हुई भाई, ठीक है, ये रे इंसिडेंट हो गई अपनी, ये मीडियम 1 से मीडियम 2 गई, ठीक, फिर मीडियम 2 से मीडियम 3 गई, फिर वापस मीडियम 3 से मीडियम 1 में वापस आ गई। ये रे का हमारे पास पाथ है, ठीक। अब अगर अपन इस पाथ को गौर से देखें तो यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, यहां पर अपन अप्लाई करेंगे फिर से वही पापा ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर ये पहली बार वीडियो देख रहे हो तो पुराने वाले वीडियो में जाके देखो, स्टार्टिंग से देखो, बहुत मजा आने वाला है। तो पापा ऑफ रिफ्रैक्शन कौन है? स्नेल्स लॉ। तो यार अगर तुम जा रहे हो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया आपके पास? एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया I, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया R1। तो अगर मैं फर्स्ट से सेकंड वाली सरफेस पे जब जा रहा हूं और अगर मैं यहां पर अप्लाई कर दूं स्नेल्स लॉ तो 1μ2 इज इक्वल टू साइन I बाय साइन R1। इंसिडेंस तो I था मगर रिफ्रैक्शन जो था वो R1 था। अब अगर मैं जाऊं सेकंड से थर्ड की तरफ, अगर मैं सेकंड मीडियम से थर्ड मीडियम में जाऊं तो 2μ3, क्यों? क्योंकि मैं सेकंड से थर्ड जा रहा हूं। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा R1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा R2, क्योंकि देखो यहां पर इंसिडेंट हो रहा है। अब इस जोन में फोकस करने की जरूरत है, क्यों? क्योंकि यहां से रे अब यहां जा रही है। तो पहला एंगल इंसिडेंस, दूसरा वाला दूसरे मीडियम में जो बना वो रिफ्रैक्शन। तो R1 हो गया इंसिडेंस और R2 हो गया रिफ्रैक्शन। फिर से लगा दो क्या? स्नेल्स लॉ। इस पूरे डेरिवेशन की बूटी सिर्फ और सिर्फ एक ही है यार, स्नेल्स लॉ। किसने कहा डेरिवेशन दिक्कत हो सकते हैं? देखने का नजरिया बदलो, नजारे बदल जाएंगे। हम सिर्फ स्नेल 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 और स्नेल ही लगाए जा रहे हैं, ठीक है। मगर पता नहीं क्यों लोग इतना मतलब स्नेक की तरह डेरिवेशन करवाते हैं कि बड़ी दिक्कत हो जाती है। खैर आगे तुम समझ गए। सो सेकंड से अपन अगर थर्ड जा रहे हैं तो 2μ3 इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस R1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2, साइन R1 बाय साइन R2। नाउ यू आर गोइंग फ्रॉम 3 to 1, वापस फर्स्ट मीडियम में आ गए। अब इंसिडेंस क्या होगा? R2, रिफ्रैक्शन क्या होगा? E। तो यहां पर स्नेल्स लॉ लगाया तो 3μ1 इज इक्वल टू साइन R2 अपॉन साइन E। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। फिर से देखो जरा गौर से, हमने यहां पर अगर मैं इस रे को एक्सटेंड करूं, क्योंकि ये सारे के सारे पैरेलल मीडियम्स हैं, अगर मैं इस रे को एक्सटेंड करूं तो यहां पर ये जो रे है और ये जो फाइनली इमर्ज हो रही है रे, ये आपस में पैरेलल निकलेंगी। हम जब रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन ग्लास स्लैब पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज और क्लियर हो जाएगी। तो ये रे जो है ये हमारे पास सीधी सीधी पैरेलल निकल गई। तो भाई जब ये रे और ये रे इमर्जेंट रे पैरेलल हैं तो नॉर्मल के साथ ये जो I एंगल है और ये जो E एंगल है, ये दोनों एंगल भी क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है। आगे जाकर हमें जरूरत पड़ेगी। अब देखो यहां पर R1 डिनोमिनेटर में है, यहां पर R1 न्यूमरेटर में है, यहां पर R2 डिनोमिनेटर में है, नीचे है R2, यहां पर साइन R2 न्यूमरेटर में ऊपर है। मतलब अगर मुझे ये तीन सिर्फ स्नेल्स लॉ लगाया, इनको देखा मैंने, जैसे मैंने देखा मैंने कहा यार I और E जो है ये भी इक्वल हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इन तीनों को फिर से मल्टीप्लाई कर दूं 1μ2 इंटू 2μ3 इंटू 3μ1, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फर्स्ट। अगर देखें तो साइन I बाय साइन R1, साइन R1 बाय साइन R2, साइन R2 बाय साइन E, साइन R1 से साइन R1 कैंसिल, साइन R2 से साइन R2 कैंसिल। और अगर अपन यहां पर गौर से देखें तो I और E भी इक्वल हैं, तो ये साइन I और ये साइन E ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास कंक्लूजन आ गया, रिजल्ट आ गया 1μ2 इंटू 2μ3 इंटू 3μ1 इज इक्वल टू 1। यानी कि यहां से अपन एक चीज सीख गए हैं, और वो क्या सीख गए हैं कि अगर आपको बहुत सारे मीडियम से होकर जाना है, बहुत सारे मीडियम से होकर जाना है और सब पैरेलल हैं और फर्स्ट और लास्ट मीडियम सेम है, तो 1μ2 इंटू 2μ3 इंटू 3μ1, लास्ट में फिर से 1 आ गया, तो इक्वल टू इन सबका प्रोडक्ट आपके पास आने वाला है 1। क्योंकि बिना प्रैक्टिस के अपन को मजा आता नहीं, अपन मानते भी नहीं। चलो तो एक काम करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये है आपके पास एग्जांपल, ये अलग अलग मीडियम है, एयर से वाटर, वाटर से ग्लास, ग्लास से एयर। कई बुक्स में 1 2 3 की जगह पर वो इसी चीज को प्रेफर करते हैं। तो अब यहां पर अगर अपन इस लॉ को लगाएं तो ये क्या निकल के आ रहा है, देखो, AμW मतलब एयर से वाटर,
इंटू डब्ल्यू म्यू जी यानी कि वाटर से ग्लास इंटू जी म्यू ए यानी कि ग्लास से वापस एयर। इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो तीनों का प्रोडक्ट क्या निकल के आ रहा है अपने पास, दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट मीडियम सेम था। यही तो सीखा अपन ने अभी जस्ट इसके पहले वाली स्लाइड में कि फर्स्ट और लास्ट सेम हो और सारे के सारे पैरेलल हो, तो ऑर्डरली आप चलते चले जाओ, इन सब का प्रोडक्ट आपके पास निकल के आ जाएगा 1, यूनिटी, इकना एक, एकला चलो रे, एंड ऑल दैट इज 1। चलो इसके बाद अब यहां पर एक चीज नोटिस करने वाली बात है, ये तो एक कंक्लूजन निकल के आ गया, आपके एग्जाम में डायरेक्ट भी आ सकता है, स्टेट बोर्ड्स में कई में डायरेक्ट आ जाता है इस टाइप का रिलेशन, तो अपन स्नेल्स लॉ, सिर्फ एक ही बूटी स्नेल्स लॉ। इसके बाद अगर आप गौर से देखो तो ये एमयूडब्ल्यू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के रिस्पेक्ट में, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वाला एयर का है ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो अभी तो रिलेटिव है, मगर अगर मैं एयर को आगे ले आऊं तो उस केस में ये एब्सोल्यूट बन जाएगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसको डिनोमिनेटर में इधर ले आया। अब हमको ये पता है कि हम इसको आगे पीछे अगर करें, एयर को ग्लास की जगह पर और ग्लास को एयर की जगह पर लाएं तो 1 हो जाता है, मतलब कि ये कुछ ऐसा हो सकता है क्या, ये चीज ऐसी हो जाएगी क्या, 1/a/μg। और अगर ऐसा हो गया तो जब ये 1/a/μg होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बन गया अपने पास a/μg, कुछ नहीं करा, 1/g/μa को क्या लिख सकते हैं, इंटरचेंज कर दो तो 1 ऊपर चला जाएगा, दैट इज a/μg, एयर आगे आ गया। अब आप गौर से देखो, ये आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये क्या है आपके पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि इसको नीचे ले आओ तो wμg ये है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिलेटिव और एब्सोल्यूट का रिलेशन आ गया, बहुत काम का रिलेशन है, बहुत ही ज्यादा काम का रिलेशन है, क्योंकि ये हम आगे जाके बहुत यूज करने वाले हैं और एक सीधे सीधे 2 मार्क में तो ये डायरेक्ट ही आ सकता है, इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लेना। सो तुम्हारे पास आ गया रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें मैं तुमको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इसमें कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भाई 1μ2 आप लिख रहे थे तो स्पीड ऑफ लाइट इन 1/स्पीड ऑफ लाइट इन 2 लिख रहे थे, बट यहां पर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो वाटर के रिस्पेक्ट में, तो ग्लास ऊपर है और वाटर नीचे है, तो याद कैसे रखें, तो आप इसको ऐसे याद रखना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वो ऊपर रहेगा, यानी कि wμg वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना किसका है, ग्लास का, जिसका निकालना है वो ऊपर और जो दूसरा वाला है वो नीचे, दैट्स इट। अगर ए नहीं भी लिखा हो तो समझ जाना कि वो एयर या वैक्यूम ही है। तो ये तो हो गई अपने पास कहानी इस चीज की। अब देखो जरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि बिना उसके मजा नहीं आएगा। एμw आपको दे दिया 4/3, इसके बाद एμg दे दिया आपको 3/2। आपसे कहा गया फाइंड wμg, आपसे कहा गया wμg निकाल कर लाओ। अच्छा wμg निकाल के लाओ मतलब रिलेटिव है, हाँ ठीक है, तो मुझे तो एब्सोल्यूट पता होते हैं, रिलेटिव तो पता ही नहीं है। किसका निकालना है, ग्लास का, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने कहा था कुछ नहीं हो तो एयर मान लेना, वैक्यूम मान लेना, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि जिसका निकालना है वो ऊपर उसके बाद वाला नीचे। सो wμg इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, wμg यानी कि 3/2 और μw कितना दे रखा है अपन को 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, सो आंसर आ जाएगा 9/8। ये आपने निकाल दिया एक एब्सोल्यूट और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का रिलेशन, और यहां पर इसका कंक्लूजन हो गया। अगर आप एयर से वापस एयर में जा रहे हो, सारे मीडियम पैरेलल हैं, तो a/μ अगला मीडियम इंटू म्यू इंटू अगला मीडियम, इस तरह से करते चले जाओ। फर्स्ट और लास्ट अगर सेम है तो उनका प्रोडक्ट 1 आएगा। यहां पर एक चीज और निकाल दिया अपन ने, क्या निकाल दिया कि अगर फर्स्ट मीडियम से आप दूसरे मीडियम में जा रहे हो या आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो जिसका निकालना है वो अपॉन लास्ट वाला, दूसरा वाला जो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, दैट्स इट, आपके पास कहानी सॉल्व हो जाएगी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक कंक्लूजन और यहां पर एक्स्ट्रा, क्योंकि बाबा जी बिना एक्स्ट्रा दिए मानते नहीं है, इसलिए मैं तुमको एक चीज और एक्स्ट्रा देता हूं। अगर आपके पास अलग अलग पैरेलल मीडियम है तो मैं आपसे यह कहूंगा कि कुछ मत सोचना, कुछ भी मत सोचना। एμw, आप एयर से वाटर गए, फिर वाटर से ग्लास गए, वापस एयर में नहीं जा रहे, तो देखो क्या आ जाएगा, एμw ये हो गया पहला वाला एμw, फिर आप वाटर से ग्लास जा रहे हो wμg, इनका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा,
तो भाई ये बीच वाले की कोई अहमियत नहीं दे रहा है यहां पे, वाटर को भूल जाओ। आंसर आएगा इसका MUG, दैट इज फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। अब आप इसमें लगाते जाओ जितने आपको लगाने हैं। एक और एग्जांपल, बहुत छोटा सा बना दिया अपन ने क्वेश्चन को। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 मीडियम थे। फर्स्ट से सेकंड गए, सेकंड से थर्ड गए, थर्ड से फोर्थ गए, फोर्थ से फिफ्थ गए। 1 μ2 इंटू 2 μ3 इंटू 3 μ4 इंटू 4 μ5 आ गए लास्ट में, इज इक्वल टू क्या, इन सब का प्रोडक्ट क्या, इतने की कोई जरूरत ही नहीं है, बीच वालों को भूल जाओ, फर्स्ट और लास्ट, इज इक्वल टू 1 μ5। अब आप कहोगे कि बाबा जी अगर आप इस चीज को अप्लाई करते पुराने वाले कॉन्सेप्ट में तो कैसे होता, वो भी बता देता हूं। एयर, वाटर, ग्लास, एयर, ठीक है, इस पे कॉन्सेप्ट लगाया अपन ने, इसका प्रोडक्ट कितना निकाला था 1। देखना गौर से, MUW इंटू W μg इंटू G μa, आप सबका मल्टीप्लाई करते चले जाओ, कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट मीडियम और लास्ट मीडियम। फर्स्ट एयर था, लास्ट भी एयर था, तो ये हो जाएगा MUA। एयर का एयर के रिस्पेक्ट में क्या आने वाला है भाई, 1 आने वाला है। ये लो, आपके पास कंक्लूजन भी निकल के आ गया। मतलब ये जो जनरल बूटी दी है, मैं हमेशा वीडियो के एंड में कुछ एक्स्ट्रा दे देता हूं, इसलिए जो लास्ट तक देखता होगा ना उसको सब मजा आता होगा। लास्ट में बोलता होगा हाँ यार ये काम की है और चीज बता दी, इतनी देर पहले क्यों नहीं बताई थी भैया? इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि पहले अपन को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, उसके बाद अपन बूटियों पे या शॉर्ट ट्रिक्स पे काम कर सकते हैं। और अगर तुमने लास्ट तक ये वीडियो देखा और ये शॉर्ट ट्रिक देख के मजा आया तो नीचे कमेंट में मुझे जरूर बता देना कि बाजी आज तो मजा आ गया। तो मजा तो आना ही चाहिए क्योंकि मुझे यहां पर मजा आ रहा है तुमको पढ़ाते हुए। मैं फील कर पा रहा हूं इस समय एक लेंस को देखकर कि इतनी सारी ऑडियंस है, तो सोच रहा हूं कि यार तुम्हें कितना मजा आ रहा होगा जब तुम उस साइड बैठे होगे। और इस मजे को अपने कमेंट में मजा बना के हमें दिखा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से मचाएंगे। और कहा था ना कि नंबर के तो पापा को भी आना पड़ेगा और इस बार वो आएंगे ही आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।